Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 6 that is fluid mechanics. तो बेटा आज की वीडियो का टॉपिक है 6.2.1 दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। लास्ट वीडियो में हमने विस्कस ड्रैग को डिस्कस किया था और आज हम टर्मिनल वेलोसिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। The maximum constant velocity acquired by a freely falling object in a viscous medium is called terminal velocity. The maximum constant velocity यानी कि maximum constant velocity acquired by a freely falling object, कोई भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हमने फ्रीली फॉल करवाया है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो बेटा बेसिकली फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जिनको हम फॉल करवाएं यानी जिनको हम ड्रॉप करें। लेट्स सपोज आपके हाथ में कोई भी बॉल है और उसको आप ड्रॉप करते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ना, उस पर डिपेंड करता है कि ये ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग है या नहीं है। जब हमारे पास हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉल करवाएं और अगर उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही हो और एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग है। ठीक है, यानी जब वो सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर मूव कर रहा है या फॉल कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है कब, जब वो किसी भी विस्कस मीडियम से मूव कर रहा है या फिर आप कह सकते हैं जब वो किसी भी फ्लूइड से मूव कर रहा है। जैसे हम बॉल को ड्रॉप करते हैं तो वो एयर के अंदर से मूव कर रही है। ठीक है, इसी तरह जैसे अगर हम लेट्स सपोज किसी और मीडियम के अंदर से किसी और ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिक्विड है, हनी है या कोई भी फ्लूइड है, तो उसमें जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मूव करते हुए वो जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर करता है उस मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं उसकी टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट होती है और किस तरह ये ऑब्जेक्ट के पास आती है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाइक अ रेन ड्रॉप फॉल्स थ्रू अ विस्कस मीडियम। अब ये एक्सप्लेनेशन में मैंने एक एग्जांपल को डिस्कस किया है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जैसे रेन ड्रॉप है, जैसे बारिश हो रही होती है तो बारिश के कतरे क्या है ज़मीन की तरफ आ रहे होते हैं। तो जो बारिश के कतरे जब ज़मीन पे आ रहे होते हैं तो हम रेन ड्रॉप्स को कह सकते हैं कि ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को हम वहाँ पर निगलेक्ट कर रहे हैं और जो हमारे पास फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो जब वो विस्कस मीडियम से लाइक एयर में से जब नीचे आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं वो इट एक्सपीरियंसेस थ्री फोर्सेस। तो ऐसे वाले ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, तीन तरह की फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है वेट। तो आपको पता है कि वेट तो होगा ही होगा क्योंकि मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है। हम ऐसे ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्ट के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आ जाती है वेट, जो कि प्रोडक्ट होता है मैस और ग्रेविटी का, यानी ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है और मैस उनका अपना है, वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, हमारे पास वेट आ जाएगा। और वेट आपको पता है इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, ये हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है हमेशा चीजों को नीचे खींच रही होती है, तो वेट भी ग्रेविटी की वजह से होता है इसलिए ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, दूसरी चीज बेटा हमारे पास आ जाती है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट को हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपको अपथ्रस्ट के बारे में नहीं पता तो आप वहां से वीडियो से समझ सकते हैं। ठीक है, वहां मैंने डिटेल में बताया था कि अपथ्रस्ट फोर्स कैसे होती है, कहाँ से आती है और किस तरह से ये अप्लाई होती है। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लिखा है कि इट एक्ट्स अपवर्ड। ये क्या एक्ट कर रही होती है, कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स, इसको हम, इसका दूसरा नाम है बॉयंट फोर्स, वो हम इसको बोलते हैं, वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, थर्ड चीज है हमारे पास विस्कस ड्रैग। तीसरी चीज हमारे पास क्या आ गई, जो अभी हमने रिसेंट वीडियो में देखा कि विस्कस ड्रैग इसके ऊपर एक्ट कर रही होती है। और विस्कस ड्रैग क्या होती है? ड्रैग फोर्स होती है, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी मीडियम से किसी भी फ्लूइड से मूव करेगा तो वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वो फ्लूइड या वो मीडियम उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट की मोशन को, और इस रेजिस्टेंस का नाम हम रखते हैं विस्कस ड्रैग या फिर ड्रैग फोर्स। तो ये जो ड्रैग फोर्स है ये भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। इट आल्सो एक्ट्स अपवर्ड, जैसे अपथ्रस्ट अपवर्ड मूव कर रही है या अपवर्ड एक्ट कर रही है तो ये भी अपवर्ड एक्ट कर रही है, इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है और अपोजिंग द मोशन, और ये मोशन को अपोज कर रही है। तो बेसिकली ये है भी रेजिस्टेंस टू द मोशन कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में से मूव नहीं करने देती या फिर उसमें मूव करने में मुज़ाहमत पैदा करती है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अपोजिंग द मोशन। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और जब वो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है कि वो सिर्फ अंडर द ग्रेविटी मूव कर रहा है और तीन तरह की वो फोर्सेस जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। एक तो वेट है
और दो और कौन सी होंगी, दो होंगी फ्लूइड की वजह से, यानी एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रही। फ्लूइड की वजह से दो कौन सी हैं, एक हमारे पास अपथ्रस्ट है, दूसरी हमारे पास विस्कस ड्रैग है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एट द स्टार्ट क्या होता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है। ये जितने भी पॉइंट्स है ना, मतलब आपके बुक में थ्योरी के फॉर्म में लिखा था, तो मैंने उसको ना पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और वैसे ये आपके लिए एक ट्रिक भी है कि अगर आपको कोई भी कंसेप्ट जो थ्योरी के फॉर्म में बुक में लिखा होता है अगर वो मुश्किल लगे तो उसके पॉइंट्स बना लिया करें, छोटे छोटे अपने हिसाब से डिवाइड करके पॉइंट्स बना लिया करें, फिर इस तरह ना मेमोराइजेशन में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसी तरह से किया है कि ये पॉइंट्स बना दिए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास एट द स्टार्ट, यानी स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे ही हमारे पास ऑब्जेक्ट ने फ्रीली फॉल मूव करना शुरू किया तो स्टार्टिंग में क्या होता है, एट द स्टार्ट द ड्रैग फोर्स इज स्मॉल, ड्रैग फोर्स स्मॉल होगी, द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स, जो हमारी जो ड्रैग फोर्स है जो कि हमारा फ्लूइड लगा रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी मोशन के अगेंस्ट लगा रहा है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये हमने देख लिया अपवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या होगी, वो स्मॉल होगी, ठीक है, शुरू में कम होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, एज द ऑब्जेक्ट स्पीड इंक्रीजेज, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है। अब स्पीड क्यों बढ़ती है, ये हमने वैसे पहले से पढ़ रखा है कि जैसे ऑब्जेक्ट हमारा फ्रीली फॉल मूव कर रहा होता है या फ्रीली फॉल कर रहा होता है तो क्या होता है कि वो जैसे जैसे नीचे आता है ना, ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज होने लग जाती है। आपको पता है डिस्टेंस डिक्रीज होने से ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होती है, क्योंकि डिस्टेंस के साथ उसका इनवर्स रिलेशन है। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वो ज्यादा फोर्स के साथ, ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ ऑब्जेक्ट को नीचे खींचता है, इसलिए उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल करें तो टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी वो एक्सेलरेट करने लग जाता है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा, एज द ऑब्जेक्ट स्पीड इंक्रीजेज, जैसे जैसे उसकी स्पीड इंक्रीज होगी टाइम गुजरने के साथ साथ, द ड्रैग फोर्स आल्सो इंक्रीजेज। और ड्रैग फोर्स का हमने वेलोसिटी के साथ यही रिलेशन पढ़ा है कि जैसे स्पीड बढ़ती है ड्रैग फोर्स बढ़ती है। जैसे मैंने आपको वो गाड़ी वाली एग्जांपल दी थी लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक गाड़ी स्लो मूव कर रही है तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स कम लग रही है, या अगर आप अपने हाथ को उस कार की विंडो में से बाहर निकालें तो आप जो ड्रैग फोर्स फील करेंगे वो कम होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं और दोबारा हाथ को बाहर निकाल के फील करते हैं तो ड्रैग फोर्स की आपको लगेगा स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया, लाइक स्पीड के साथ ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा यहाँ पे, एज द ऑब्जेक्ट स्पीड इंक्रीजेज द ड्रैग फोर्स आल्सो इंक्रीजेज, इवेंचुअली द ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और एक वक्त ऐसा आता है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ना तो ड्रैग फोर्स बढ़ती रहती है, और बढ़ते बढ़ते वो इतनी बढ़ जाती है कि वो जो वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसके इक्वल आ जाती है, ठीक है। अब ड्रैग फोर्स क्या कर रही है, कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, अपवर्ड, और वेट का क्या कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। तो इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। अब एक मूवमेंट ऐसा आएगा कि वेलोसिटी बढ़ने की वजह से ड्रैग फोर्स की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि वो वेट के इक्वल हो जाएगी। अब जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तो क्या होगा, नेट फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि जब दोनों को नेट फोर्स क्या होता है, हम दोनों को ऐड करके निकालते हैं ना, जितनी भी फोर्सेज हैं उनका सम हम उसको नेट फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कितनी फोर्सेज हैं, दो ही फोर्सेज हैं, एक हमारे पास वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और एक हमारे पास ड्रैग फोर्स है जो अपवर्ड एक्ट कर रही है। जब इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, साइन अपोजिट होंगे, हम इनको ऐड अप करेंगे तो नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब एक मूवमेंट ऐसा आ जाता है कि जहां पर ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रीली फॉल करते करते नेट फोर्स जीरो हो जाती है। एट द पॉइंट द नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो आपको पता है कि एक्सेलेरेशन भी जीरो हो जाएगी, F इज इक्वल टू ma न्यूटन सेकंड लॉ। और वहां से हमने क्या सीखा था कि जब हमारे पास फोर्स की वैल्यू जीरो होगी इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट अब एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब उसकी एक्सेलेरेशन भी जीरो हो गई है। अब जब एक्सेलेरेशन जीरो हो गई है, यानी एक्सेलेरेशन होता है ना चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया, तो इसका मतलब है कि अब ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी जिसके साथ वो नीचे आ रहा होगा, क्योंकि वो वहां रुकेगा तो नहीं ना हवा में, वो नीचे तो आता रहेगा ना, जब वो नीचे आ रहा होगा अब जिस स्पीड के साथ आएगा वो स्पीड हो जाएगी कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो अब नहीं हो रही, चेंज इन वेलोसिटी तो हो नहीं रहा ना, फोर्स जीरो हो गई। अगर फोर्स होगी उसके ऊपर तब हमारे पास वेलोसिटी चेंज होगी, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो हम कहेंगे ये एक्सेलरेट कर रहा है, यानी इसकी स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है। लेकिन जब हमारी फोर्स ही जीरो हो गई है, यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जब फोर्स जीरो हो गई है तो एक्सेलरेशन क्या हो गई है, जीरो हो गई है। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, और यही वो कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट देन फॉल्स विद कांस्टेंट और मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे ऑब्जेक्ट के पास एक टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है। तो अब इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट के पास टर्मिनल वेलोसिटी कैसे आती है। अब नेक्स्ट बेटा हम इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसके चांसेस होते हैं कि ये पेपर में आ सकती है, ठीक है।
तो इसकी डेरिवेशन इस तरह से है कि सबसे पहले हम नेट फोर्स से स्टार्ट करेंगे। नेट फोर्स इज इक्वल टू, जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स है वो क्या क्या है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि दो तरह की उसके ऊपर फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। एक हमारे पास वेट है, दूसरी ड्रैग फोर्स है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। वैसे तो हम ऐड करते हैं नेट फोर्स निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव का साइन लगा रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो वेट माइनस ड्रैग फोर्स, अब नेट फोर्स आपको पता है 0 है, तो 0 इज इक्वल टू वेट माइनस ड्रैग फोर्स, ठीक है। यानी कि हम अगर ड्रैग फोर्स को इस साइड पे लेके जाएं तो हम लिख सकते हैं कि एफ डी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये हमारी वो कंडीशन है जब ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हमने लेके हमने टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यही कंडीशन जब होल्ड होती है तभी जाके ऑब्जेक्ट के पास टर्मिनल या कांस्टेंट वेलोसिटी आती है, जब ड्रैग फोर्स की वैल्यू वेट के इक्वल हो जाती है। सो एफ डी इज इक्वल टू डब्ल्यू की आप वैल्यू पुट कर देंगे और आपको पता है डब्ल्यू क्या होता है, एम जी होता है। तो एफ डी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब इक्वेशन 1 को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब इससे पहले आपको पता है कि हमने ड्रैग फोर्स की जो वैल्यू है या उसका जो फार्मूला है वो स्टोक्स लॉ से भी पढ़ा हुआ है, तो अब उसको यूज करेंगे यूजिंग स्टोक्स लॉ। एफ डी इज इक्वल टू, वहां पे हमने पढ़ा था कि एफ डी किसके इक्वल होता है, 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ईटा आपके पास होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम या दैट फ्लूइड जिसके हिसाब से वो मूव कर रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, ये दोनों हमारे पास ड्रैग फोर्स की वैल्यू हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देना है, यानी इन दोनों को इक्वल कर देना है, क्योंकि दोनों के लेफ्ट साइड पे ड्रैग फोर्स है, ठीक है। तो राइट साइड को इक्वल रखेंगे, 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू एम जी। अब यहाँ से क्योंकि हम टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो वेलोसिटी को इसी साइड पे छोड़ देंगे और उसके सबस्क्रिप्ट में टी लिख देंगे टू रिप्रेजेंट द टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं ना उसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। सो एम जी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई है और ये हमारे टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला निकल आया, ठीक है। अब यहाँ तक भी हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला निकल आया, लेकिन यहाँ पर जो मैस है उसकी वैल्यू का हमने निकालना है बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ डेंसिटी, ठीक है। वहां से हम मैस की वैल्यू निकालेंगे और फिर हमारे पास जब दोबारा फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो डेंसिटी की टर्म में होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फॉर अ स्फेरिकल बॉडी, फॉर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी रो। अब हमारे पास अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और उसका रेडियस आर है और उसकी डेंसिटी रो है, तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं। आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वहां से आप मैस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और आपको वॉल्यूम की वैल्यू भी पता है स्फीयर के लिए वो क्या होती है, उसका फार्मूला भी पता है, तो उसको आप पुट कर दें यहाँ पर मैस की वैल्यू निकालने के लिए। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपने ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है। सो मैस इज इक्वल टू रो और वॉल्यूम की वैल्यू जब आप पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आपके पास मैस की वैल्यू आ गई है, आपने जस्ट ये करना है इस मैस की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देना है। सो आवर टर्मिनल वेलोसिटी बिकम्स, क्या हो जाएगी, रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये सारा मैस की जगह आ गया, साथ ग्रेविटी एज इट इज डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर, ये वैसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ी बहुत इसकी सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, आपने कटिंग करनी है, जो चीज़ें कटती हैं आपस में कैंसल आउट करके उसके बाद आपका जो फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला इन द टर्म ऑफ रो या इन द टर्म ऑफ डेंसिटी निकलेगा, वो क्या होगा, वी टी इज इक्वल टू 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा, ठीक है। तो आपके पास ये जो फाइनल फार्मूला है ना, ये हम ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, ठीक है। ये जो फार्मूला इन द टर्म ऑफ मैस है ये नहीं यूज करते, लेकिन ये भी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू या फार्मूला है। अगर कहीं पर मैस का जिक्र आ जाएगा या मैस गिवन होगा तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर मैस नहीं गिवन, डेंसिटी गिवन है तो आप इसको यूज करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम उस फार्मूले से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई ईटा, और ये हमने कैसे लिखा ये मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी जो हमने ये निकाला था आर स्क्वायर बाई ईटा लिखा है हमने। तो बाकी जो चीज़ें आप देख सकते हैं वो कांस्टेंट है, 2 आपको पता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये वैसे कांस्टेंट है। डेंसिटी जो होती है वो भी किसी भी मटेरियल की सब्सटेंस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है। और इसके अलावा 9 भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होती है, तो हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल बचते हैं, आर स्क्वायर और ईटा। तो इसका मतलब है कि हमारी टर्मिनल वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ईटा के, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे जाके लिखा है कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई ईटा। तो अब हमने 2 जो फार्मूलाज निकाले हैं ना टर्मिनल वेलोसिटी के, इससे हमें पता क्या चला है, ठीक है। अब हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है, ठीक है। सो दिस इंडिकेट्स दैट स्मॉलर मैस विल अटेन टर्मिनल वेलोसिटी सूनर
देन द लार्ज मैस। अब ये जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है ना, ये मैंने लिखा है फर्स्ट वाले फार्मूले से, ये वाला। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी टर्मिनल वेलोसिटी मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वैसे अगर आप इस फार्मूले को भी देखें तो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब भी यही है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस फार्मूले से देखना चाहें तो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि मैस की वैल्यू इन्वॉल्व हो रही है। तो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि जितना मैस ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट को टर्मिनल वेलोसिटी अटेन उतनी जल्दी हो जाएगी, ठीक है, यानी वो उतनी जल्दी अटेन कर लेगा। और जितना मैस कम होगा उतनी देर से वो क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा, ठीक है ना। तो ये वाली पॉइंट मैंने वही लिखा है कि दिस इंडिकेट दैट द स्मॉलर मैस विल अटेन टर्मिनल वेलोसिटी सूनर देन द लार्ज मैस, ठीक है। तो ये आगे जब हम पैराट्रूपर वाली एग्जांपल करेंगे ना डिस्कस, तो इसमें भी आ जाएगा आपको ये वाला पॉइंट समझ के किस तरह से, ठीक है। और उसके बाद मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इंक्रीजेज विद द स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो हमने दूसरा फार्मूला निकाला था वहां से ये कंक्लूजन निकला है। और टर्मिनल वेलोसिटी डिक्रीजेज विद द विस्कोसिटी, ये भी आप देख सकते हैं कि ये इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब बेटा हम इसको यहाँ डायग्राम से देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एट द बिगिनिंग एयर रेजिस्टेंस इज स्मॉल, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो स्मॉल है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है। और ये हमारे पास ये उन्होंने एरो बना के दिखाया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये जो है एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। अब एयर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो एरो है ना वो ऑब्जेक्ट से बाहर आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या है, ये एरो मतलब एरो की लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिगिनिंग में हमारी ज्यादा है। और एयर रेजिस्टेंस क्या है, वो नहीं इतनी ज्यादा, तो वो कम है, देखे ना वो बाहर नहीं जा रहा ना इसकी तरह। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटर है एयर रेजिस्टेंस से। आफ्टर रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी, जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली है, जहां पे मैंने कहा था कि वो इक्वल हो जाएंगे, तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि अब ये दोनों एरोस की जो लेंथ है वो इक्वल है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस की और ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी वाला पॉइंट आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, इसके बाद बेटा हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है पैराट्रूपर्स जंप। ये हमारे टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपकी बुक में ये एग्जाम्पल डिस्कस की गई थी, तो मैंने यहाँ पर भी डिस्कस की है। और इस टॉपिक को भी, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो मैंने 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। हमारे पास एक इनिशियल स्टेज है, फिर एक वो वाली स्टेज है जहाँ पर आकर टर्मिनल वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, यानी हमारी ड्रैग फोर्स और जो वेट है वो बैलेंस हो जाते हैं, और उसके बाद वाली स्टेज है, ठीक है। सो द मोशन ऑफ पैराट्रूपर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। सबसे पहले है हमारे पास इनिशियल स्टेज। तो इनिशियली क्या होता है हमारे पास कि एज सून एज पैराट्रूपर जंप्स आउट ऑफ द प्लेन ही बिगन्स टू फॉल फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब आपने साथ साथ इमेजिन भी करना है इस एग्जांपल को कि एक पैराट्रूपर है, ठीक है, या कोई भी एक आदमी है जो प्लेन में से जंप आउट करता है, ठीक है, और ही बिगेंस टू फॉल फ्रीली, और वो फ्रीली फॉल करना स्टार्ट कर देता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो फ्रीली फॉल बॉडीज के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रही होती है, इसके अलावा किसी भी फोर्स के अंडर वो एक्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हमारे पास है एट दिस मूवमेंट, जब वो फ्रीली फॉल कर रहा है तो इस मूवमेंट पे क्या होता है, द एयर रेजिस्टेंस या फिर जो ड्रैग फोर्स है इज वेरी स्मॉल, बहुत कम होती है, बिकॉज ही स्पीड इज लो, क्योंकि इनिशियली उसकी स्पीड कम होगी ना, तो स्पीड कम होने की वजह से ड्रैग फोर्स भी कम होगी, ठीक है। सो द नेट फोर्स इज इक्वल टू द वेट एंड पैराट्रूपर एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड रैपिडली। और जो नेट फोर्स है वो जस्ट क्या होगी, वेट के इक्वल होगी। वेट के इक्वल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है वो इतनी कम है कि इनिशियली हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, तो सिर्फ एक ही फोर्स हमारे पास आ जाती है, वेट की होती है, ठीक है। इसलिए नेट फोर्स जो है वो वेट के इक्वल है। एंड पैराट्रूपर एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड रैपिडली, और वो डाउनवर्ड क्या करता है, रैपिडली मूव करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रही है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए वो नीचे की तरफ आने लग जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि द स्पीड इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। अब आपको पता है जैसे जैसे वो अपनी मोशन कंटिन्यू करेगा उसकी स्पीड इंक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग ड्रैग स्टेज, अब दूसरी स्टेज आ जाती है इंक्रीजिंग ड्रैग, ठीक है। एज अ पैराट्रूपर गेन्स स्पीड, जब जैसे जैसे पैराट्रूपर स्पीड को गेन करता है, द एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, तो एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो स्पीड के साथ इंक्रीज होती हैं। द ड्रैग फोर्स एक्ट्स अपवर्ड अपोजिंग ग्रेविटी, और आपको पता है कि ये अपवर्ड एक्ट कर रही होती है और ग्रेविटी को अपोज कर रही होती है। तो जैसे जैसे हमारे पास पैराट्रूपर की स्पीड इंक्रीज हो रही है, यानी एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और ड्रैग फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है और ग्रेविटी को भी अपोज कर रही है, तो इन दोनों इफेक्ट के बाद क्या होता है कि दिस रिड्यूसेस द नेट डाउनवर्ड, सो द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस ग्रेजुअली, ठीक है। अब इस बात को मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे पैराट्रूपर ने जंप आउट किया
तो क्या था, इनिशियली उसकी स्पीड कम थी, उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लग रही थी उसकी वैल्यू कम थी, और वो इतनी कम थी कि हमने उसको निगलेक्ट कर दिया। तो अब उस टाइम पे उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही थी, उस टाइम पे उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रही थी, वो थी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि उसका वेट है, ठीक है। यानी एक ही फोर्स लग रही है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और इसकी वजह से पैराट्रूपर डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये हमारे पास इनिशियल स्टेज है। अब ऐसा ऐसा क्या होता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो पैराट्रूपर की स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है। नीचे की तरफ जब वो आ रहा होता है, अपनी मोशन को कंटिन्यू करता है, तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। अब जैसे उसकी स्पीड इंक्रीज होती है तो ड्रैग फोर्स क्योंकि स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रही है डायरेक्टली, जैसे हमने उसमें कार वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था कि जैसे कार की स्पीड इंक्रीज होती है तो हम जो ड्रैग फोर्स फील करते हैं वो ज्यादा होती है। इसी तरह से जैसे उसकी स्पीड इंक्रीज होती है पैराट्रूपर की, तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ती है तो जो हमारा वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और आपको पता है ड्रैग फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, तो वो ना उस इफेक्ट को, जो वेट के इफेक्ट को ना कैंसल आउट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और करते करते एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो उन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है, वेट की और ड्रैग फोर्स की। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, और एक वक्त आता है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो वेट के इक्वल हो जाती है, और वेट को वो टोटली कैंसिल कर देती है, ठीक है। जब वो वेट को टोटली कैंसिल, या फिर आप कह सकते हैं बैलेंस कर देती है, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होती। कोई फोर्स नहीं लग रही मींस नो एक्सेलरेशन, एंड व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन मींस नो चेंज इन वेलोसिटी, एंड व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी मींस के इट गेन्स कांस्टेंट एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। सो यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि एज पैराट्रूपर गेन स्पीड द एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, द ड्रैग फोर्स एक्ट्स अपवर्ड अपोजिंग ग्रेविटी, सो दिस रिड्यूस द नेट डाउनवर्ड। नेट डाउनवर्ड का क्या मतलब है कि ये वेट को रिड्यूस करिए, क्योंकि नेट डाउनवर्ड हमारे पास वेट ही है। सो एक्सेलेरेशन डिक्रीजेज ग्रेजुअली, और फिर एक्सेलेरेशन ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। व्हेन द एयर रेजिस्टेंस बिकम इक्वल टू द वेट, और जो मैंने बताया कि जब एक पॉइंट आता है वो इक्वल हो जाती है, द नेट फोर्स बिकम जीरो। अब नेट फोर्स जीरो हो गई। द पैराट्रूपर नाउ फॉल्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड फर्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को हम फर्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब फर्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी क्यों कहते हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि आगे जाके एक और टर्मिनल वेलोसिटी आएगी जिसको हम सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देंगे। अभी यहाँ तक आपने रहना है कि वेट बैलेंस हो गया, स्पीड कांस्टेंट हो गई, क्योंकि वेट बैलेंस होने की वजह से फोर्स जीरो हुई है, फोर्स जीरो होने की वजह से एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो गई है। मतलब जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा, ठीक है ना। और चेंज इन वेलोसिटी जब नहीं हो रहा तो हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये फर्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे आ जाती है, ठीक है। अभी आगे आगे कहानी चल रही है, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। एट दिस पॉइंट द पैराशूट इज नॉट येट ओपन। अभी पैराशूट ओपन नहीं हुआ, ठीक है। अभी तक पैराट्रूपर ने अपना पैराशूट ओपन नहीं किया, अब वो पैराशूट ओपन करेगा, और अब फिर हम देखते हैं कि पैराशूट ओपन होने के बाद क्या इफेक्ट आता है। तो थर्ड पॉइंट इज आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट, when parachute opens the effective surface area of the paratrooper increases। effective surface area क्या होता है, ठीक है, ये पॉइंट आपने समझना है। effective surface area बेटा वो surface area होता है जिसके ऊपर ड्रैग फोर्स लग रही है, ठीक है ना। तो ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट को खींच रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर लग रही है, और जो एयर रेजिस्टेंस है वो अपवर्ड लग रही है। तो पहले जो एयर रेजिस्टेंस थी वो सिर्फ एक आदमी के ऊपर, एक पैराट्रूपर के ऊपर लग रही थी। जैसे उसने पैराशूट ओपन किया तो वो सरफेस एरिया बढ़ गया, अब वो उस सारे आदमी के ऊपर भी लग रही है, और सारा पैराशूट का जो सरफेस एरिया जो ओपन हुआ है उसके ऊपर भी लग रही है, ठीक है। सो दिस सडन इंक्रीज इन एरिया प्रोड्यूसेस अ लार्ज एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग फोर्स। और जब एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी के साथ साथ एरिया के साथ भी हमारी ड्रैग फोर्स इंक्रीज होती है। जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होने से ड्रैग फोर्स इंक्रीज होती है, उसी तरह अगर हमारा एरिया बढ़ जाए तब भी ड्रैग फोर्स इंक्रीज हो जाती है। तो तब हमारा क्या होगा, जैसे ही पैराशूट ओपन होगा तो ये जो ड्रैग फोर्स की वैल्यू अब इंक्रीज हो जाएगी। द पैराट्रूपर स्लोज डाउन क्विकली। और अब जब ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी वेट से, ठीक है ना। अब पहले तो वो दोनों इक्वल हो गए थे, अब ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। जब बढ़ गई है तो क्या हो गया, पैराट्रूपर स्लोज डाउन, तो वो स्लो डाउन होने से शुरू हो जाएगा। क्यों स्लो डाउन होगा, क्योंकि ड्रैग फोर्स जो है उसका काम ही यही है, वो मोशन को स्लो डाउन करती है, वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो वो स्लो डाउन क्विकली अंटिल अ न्यू बैलेंस इज रीच्ड बिटवीन वेट एंड ड्रैग। अब जब वो स्लो डाउन होगा तो वेलोसिटी उसकी कम हो रही होगी। अब जब वेलोसिटी कम होगी तो वेलोसिटी कम होने के साथ साथ हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी ड्रैग फोर्स कम हो जाएगी। एरिया बढ़ गया है, ठीक है, ड्रैग फोर्स बढ़ी थी, लेकिन क्योंकि एरिया बढ़ा है, ड्रैग फोर्स बढ़ी है, तो उसने वेलोसिटी को कम किया है। तो उधर से जो ड्रैग फोर्स है वो वेलोसिटी पे भी तो डिपेंड कर रही है ना। तो वेलोसिटी जब कम होगी तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू जो है वो फिर से कम होकर वेट के दोबारा इक्वल हो जाएगी, ठीक है। जो बढ़ी थी एरिया बढ़ने की वजह से, जो ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ी थी वेट से,
वो दोबारा से वेलोसिटी कम होने की वजह से उसके इक्वल आ जाएगी वेट के, और दोबारा से एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही बैलेंस क्रिएट होगा दोबारा से वही बात आ जाएगी कि नेट फोर्स जीरो हो गई है। नेट फोर्स जीरो हो गई है मीन्स एक्सेलरेशन जीरो हो गई है, और फिर वही सारा जो कहानी थी कि हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाती है। तो ये हमारी सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी आ रही है, इसलिए हम उसको कहेंगे सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी v2. So now he falls again with a constant velocity, but this time it is much smaller called second terminal velocity, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो कम होगी फर्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी से। अब इसके बाद हमारे पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ग्राफ के जरिए भी हम समझ लेते हैं कि किस तरह से ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है। मैंने यहाँ पे लिखे कंसीडर अ टिपिकल ग्राफ ऑफ पैराट्रूपर जंपिंग फ्रॉम एन एरोप्लेन। ये वही जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की उसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आया तो मे बी यहाँ ग्राफ को देख के आपको समझ आ जाए। हमारे पास ये ग्राफ है जिसमें हमने एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लिया, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लिया हुआ है टाइम को, ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने लिया हुआ है वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी, यानी यहीं पर हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी और यहीं पर हमें टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू भी मिलेगी वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, और ये हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा है एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। अगर आप टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे देखें द पैराट्रूपर जंप्स आउट ऑफ द प्लेन, तो ये वो टाइम है जब पैराट्रूपर जंप आउट ऑफ द प्लेन, जस्ट अभी उसने जंप आउट ही किया, ठीक है, 0 सेकेंड है बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास एट टी इज इक्वल टू 42 सेकेंड पे अगर आप देखें तो ही ओपन्स द पैराशूट एंड अ लार्ज डीसेलरेशन डिवेल्प्स। अब 42 सेकंड यानी इस पॉइंट पे जाके उसने अपने पैराशूट को ओपन किया, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप इस मोशन को देखें तो क्या हो रहा है कि जैसे उसने जंप आउट किया है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। करते 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 यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता है, मतलब कि इस पॉइंट पे जाके कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो जितनी भी मैक्सिमम होनी थी वो हो जाती है, ठीक है। और ये फिर वो वाला पॉइंट आ जाता है जहाँ पर हमने पढ़ा था कि फोर्स और हमारी ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो जाते हैं और टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम टर्मिनल वेलोसिटी 1 का नाम देते हैं जिसकी वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये वो वाली स्टेज है। उसके बाद अब ये जो 42 सेकेंड वाला पॉइंट है ये वो वाला है जहाँ से हमने कहा था कि उसने पैराशूट ओपन कर लिया है। ही ओपन्स द पैराशूट एंड अ लार्ज डीसेलरेशन डेवलप्स। और अब क्यों क्या होता है कि जब वो पैराशूट ओपन करता है सरफेस एरिया बढ़ता है, इफेक्टिव सरफेस एरिया, ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ती है और वेट से इंक्रीज हो जाती है। जैसे ड्रैग फोर्स की वैल्यू वेट से इंक्रीज होती है तो क्या होता है कि वेट उसको डाउनवर्ड खींच रहा है, ड्रैग फोर्स उसकी मोशन को अपोज कर रही है, ठीक है। यानी बेसिकली वेट क्या काम कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज करने का काम कर रहा है, और ड्रैग फोर्स क्या काम कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज करने का काम कर रही है। तो जहां पर ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ती है ना वहां पर ड्रैग वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और जहां पर वेट की वैल्यू बढ़ती है वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे पैराशूट ओपन होता है ना वहां पर इफेक्टिव सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, और ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ने का मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। और जैसे ही वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू और वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से, यानी खुद ही ड्रैग फोर्स वेलोसिटी को डिक्रीज करके ना अपने आप को डिक्रीज करवा लेती है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होने के साथ ड्रैग फोर्स डिक्रीज होती है, ठीक है। सो एट टी इज इक्वल टू 47 सेकेंड द पैराट्रूपर स्टार्ट्स फॉलिंग विद अ वेरी मॉडरेट स्टीडी स्पीड। अब अगर आप 47 पे देखें यानी कि तकरीबन ये यहाँ पे बना है 47 सेकंड पे, तो डिसेलेशन होते होते दोबारा क्या हो जाता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ड्रैग फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, और दोबारा से यहाँ पर आके वेट और ड्रैग फोर्स की वैल्यू इक्वल हो जाती है, यानी यही वाली कंडीशन जो है यहाँ पर दोबारा बन जाती है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू जो दूसरी टर्मिनल वेलोसिटी है इसकी वैल्यू है 8 मीटर पर सेकंड, और जो हमारी फर्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी थी उसकी 50 मीटर पर सेकंड थी। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था कि इट इज़ मच स्मॉलर देन द फर्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी। जो सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी है वो बहुत उसकी वैल्यू कम होती है फर्स्ट वाली से। और इसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना स्पीड डिसेलरेशन के बाद आई है। ये डिसेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी के डिक्रीज होने के बाद ये हमारे पास हमें ये वेलोसिटी मिली है, यानी कि ये कम वैल्यू पे मिली है। और ये जो है ये हमें तब मिली है जब एक्सेलरेशन हुई थी। एक्सेलरेशन के बाद जो वैल्यू मिलती है यानी स्पीड के इंक्रीज के बाद जो मिलती है वो ज़्यादा होगी टर्मिनल वेलोसिटी जो फर्स्ट वाली है, और जो डिसेलरेशन के बाद मिलती है उसकी वैल्यू कम होगी। एट टी इज इक्वल टू 70 सेकेंड इट लैंड सेफली ऑन ग्राउंड। और अगर आप 70 सेकेंड पे देखें तो ये ग्राउंड पे लैंड कर जाता है, ठीक है। सो बिफोर ओपनिंग ऑफ द पैराशूट द पैराट्रूपर अटेन्स द टर्मिनल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, जो मैंने आपको बता दिया, और आफ्टर ओपनिंग द टर्मिनल वेलोसिटी जो कि सेकेंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पैराट्रूपर नाउ रीचेस 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक, टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद उसकी डेरिवेशन देखी है, पैराट्रूपर की एग्जांपल देखी, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये टॉपिक समझ आ जाए। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू सो मच।